अरे मानसी अभी तक सो रही है? देख रही हो घड़ी में कितने बज रहे? ये भी कोई सोने का समय है? पापा प्लीज आज सोने दो ना, आज तो सैटरडे है, घड़ी में कोई 10 नहीं बज रहे हैं, अभी सिर्फ 7:30 बजे हैं। आज सोने दो प्लीज। सैटरडे है तो क्या हुआ, आज क्या खाना नहीं खाओगी तुम? मानसी, हमें हमेशा अपने जीवन में पंक्चुअल होना चाहिए। किसी इंसान का समय पर उठना, सोना, खाना पीना, हर बात का एक निश्चित समय होना चाहिए, जिससे इंसान का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हर काम समय पर होता है। अरे आज खाना तो खाऊंगी लेकिन ऑफिस नहीं जाऊंगी ना। पापा बचपन में स्कूल के कारण नहीं सो पाई, फिर कॉलेज टाइम में आपने सोने नहीं दिया, अब तो थोड़ा सो लेने दो। लो उठ गई, अब करो, अब आपको जितनी बातें करनी है। उठ गई तो अच्छी बात है ना मानसी बेटा, क्योंकि लड़कियों को हर काम समय पर करना आना चाहिए। उन्हें पराये घर जो जाना होता है, इसलिए पहले ही अगर उन्हें समय पर उठना आता हो तो उन्हें परेशानी कभी नहीं होती। चलो बेटा चाय पी लो और उठकर आज पूजा की तैयारी कर लो, आज हमें पूजा करनी है। तभी मानसी की छोटी बहन जानवी भी आ जाती है। माँ बताओ क्या करना है, मैं रेडी हो गई हूँ। पूजा के लिए सामान भी मैंने कल ही लाकर रख दिया था, अब बस ये बताओ कि फूल कौन कौन से लाने हैं। सुषमा जी जानवी को देखकर एकदम खुश हो जाती है। मेरी दोनों बेटियां मेरा गुरूर है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जहाँ भी जाएगी वहाँ हमारा नाम रोशन करेगी। अरे हमने अपने बच्चों को जो संस्कार दिए हैं ना सुषमा, वो आज के समय में काबिले तारीफ है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार साथ में बैठकर पूजा करता है और अब खाने के टेबल पर सब साथ में है। माँ आज अपने खाने में क्या बनाया है? अरे शुद्ध सात्विक भोजन है जानवी, दाल रोटी सब्जी रायता चावल और एकदम फ्रेश सलाद। वाह भाई वाह सुषमा जी, मजा आ गया। अरे आज का खाना तो मानसी ने बनाया है, उसने कहा आज मैं ही बनाऊंगी, तो मैंने कहा ठीक है भाई आज तू ही संभाल ले रसोई, मुझे तो आज की छुट्टी मिल गई। तो ये था सतीश जी का परिवार। सतीश जी पेशे से कॉलेज में प्रोफेसर हैं और बड़े ही डिसिप्लिन पर्सन होने के साथ साथ वक्त के बड़े ही पाबंद थे। उन्हें हर काम बिल्कुल सलीके से और वक्त पर पसंद था। वो बेटी मानसी के लिए एक ऐसा अच्छा रिश्ता खोज रहे थे। उन्हें अपनी बेटी के लिए ऐसे ससुराल की तलाश थी जहां उनकी बेटी सुखी और संपन्न रहे। खोजते खोजते उनकी तलाश जा पहुंची चावला हाउस में, जहां सतीश जी एक पंडित जी के साथ बैठे हुए हैं। देखिए सतीश जी, मैं कहता हूँ इससे अच्छा कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता अपनी बिटिया मानसी के लिए। अपनी मानसी सर्वगुण संपन्न है, पढ़ी लिखी होने के साथ साथ मानसी आज एक अच्छी जॉब कर रही है, तो और क्या चाहिए किसी भी लड़के वालों को। अरे ये तो हमारी बेटी के गुण बता दिए आपने, उनकी बेटी के बारे में भी तो कुछ बताइए। लड़का है एकदम हीरो, उसके आगे है सब जीरो, ना शाहिद ना गोविंदा, लड़का है एकदम उम्दा। तभी सुषमा जी हाथ में चाय नाश्ते की ट्रे लेकर आती हैं। वाह वाह पंडित जी, आप ये पंडिताई के साथ साथ शेर व शायरी कब से करने लगे? आपने लड़के के गुणों का बखान तो बड़े ही खूबसूरत तरीके से किया है, लेकिन लड़का करता क्या है, उसके घर में कौन कौन है, लड़के के माँ पिताजी क्या करते हैं? अरे बस बस यजमान जी जरा रुकिए, बताते हैं। अभी आप इतनी बढ़िया चाय और उत्तम क्वालिटी के बिस्किट लाई हैं, उसका आनंद तो उठा लेने दीजिए, फिर आगे की बात हम विस्तार से बताते हैं। हाँ हाँ पंडित जी, बिल्कुल, क्यों नहीं, आप ही के लिए तो है, पूरा मजा उठाइए। आगे की कहानी को शुरू है कि लड़का एक बड़ी ही ऊंची कंपनी में नौकरी करता है और उनके परिवार में मम्मी पापा और लड़के के एक भाई और बहन भी है। बड़े ही सज्जन लोग हैं और उनका काफ़ी अच्छा व्यापार भी है, शहर में और समाज में भी उनकी काफ़ी अच्छी पहचान है। पिताजी का नाम है मुकेश चावला और माँ है एकदम सुशील सुमित्रा। इसी तरह आपके दामाद जी है उत्तम चरित्र, तो किसी तरह की कोई कमी इस रिश्ते में मुझे नज़र नहीं आती। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं जल्दी ही समय निकाल कर उनके घर चला जाता हूँ और अपने मानसी के रिश्ते की बात चलाता हूँ। हाँ जी, आप कोशिश कीजिए और जाइए। अच्छा यजमान, मैं चलता हूँ। जी पंडित जी। और मेरी दान दक्षिणा का भी थोड़ा ख्याल हो तो। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। अरे आप भूल सकते हैं यजमान, लेकिन हम नहीं। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? पंडित जी अपनी दक्षिणा लेकर चले जाते हैं। इधर सुषमा जी और सतीश जी मानसी के लिए चावला हाउस जाते हैं। सुबह के 11 बज रहे हैं।
सुषमा जी सतीश जी चावला हाउस की बेल बजाते हैं। बेल बजाने की काफी देर बाद जब कोई नहीं आता तो दोनों लोग लौटने ही लगते हैं। तभी सुमित्रा जी नाइट ड्रेस में जमाई लेते हुए बड़बड़ाते हुए आती है। अरे यार, आज ये सुनीता जल्दी क्यों आ गई? इसको भी ना एक बात को बार बार समझाओ, फिर भी ये बैल बुद्धि है, समझ में ही नहीं आता। दरवाजा खोलते ही सुमित्रा सुषमा और सतीश को देखकर दंग रह जाती है। जी आप कौन? माफ़ी चाहते हैं लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। जी गलती आपकी नहीं है, दरअसल हम अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आपके घर आए हैं। सुमित्रा के तो होश उड़ जाते हैं। अब अरे आइए आइए, अंदर आइए। पूरे घर में भूचाल आया हुआ है, सारा सामान तहस नहस इधर उधर पड़ा हुआ है, माफ़ कीजिएगा। रुकिए, मैं अभी आप दोनों के लिए पानी लेकर आती हूँ। सुमित्रा पानी लेने चली जाती है। सतीश और सुषमा आपस में बात कर रहे थे कि इनके यहाँ हालत तो बड़ी खराब लग रहे हैं। यहाँ तो कोई समय का पाबंदी नहीं लग रहा, सब अभी तक सोए पड़े हैं और घर की हालत देखिए। तब तक मुकेश जी हाफ पैंट में बाहर आते हैं। मुकेश जी भी अंगड़ाई लेते हुए चले आ रहे और उनका ध्यान ही नहीं है कि हॉल में कौन बैठा है। सुमित्रा, सुमित्रा कौन था? अभी गेट पर किसने बेल मारी थी? ये कहते कहते बिना देखे कि कोई बैठा है वो सोफे पर आकर पसर जाते हैं। तब सुमित्रा पानी लेकर आती है और मुकेश जी को देखकर हैरान हो जाती है और जल्दी से उन्हें उठाती है और हंसते हुए कहती है, वो कल हम लोग एक पार्टी से होकर काफ़ी लेट नाइट आए थे ना, इसलिए। अच्छा ऐसी बात है, वही मैं सोचूं इतनी देर तक कौन सोता है। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तब तक सुमित्रा जी की बेटी भी आ जाती है और रोहन भी बाहर आ जाता है, लेकिन सब आधी नींद में थे। अच्छा रोहन जी, कैसे हैं आप? माफ़ कीजिएगा, आज कुछ गलत टाइम पर आना हो गया। अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं नाइट शिफ्ट में था तो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, हम आगे की बात करते हैं। हमारी बेटी मानसी के लिए पंडित गिरधारी लाल जी ने आपकी बेटी का रिश्ता बताया था, तो उसी के सिलसिले में। फिर आगे सारी बातें हो जाने के बाद सुषमा और सतीश घर आ जाते हैं। घर आकर अपनी बेटियों को बताते हैं। हाँ मानसी, मुझे तो लड़का काफ़ी अच्छा लगा, एकदम हैंडसम लड़का है, बात करने में भी अच्छा और जॉब भी काफ़ी बढ़िया है उसका। लेकिन उसका घर बड़ा ही बेहाल सा था। नहीं, उन्होंने बताया ना कि कल वो लोग देर रात किसी पार्टी से घर आए थे, इसलिए ऐसा हो रखा था। बाकी ऐसी कोई बुराई नहीं है रिश्ते में। और इस तरह मानसी का रिश्ता जुड़ जाता है रोहन के साथ, यानी कि अब अरोरा जी की फैमिली का मिलन हुआ चावला संग। जैसे कि पूरब का पश्चिम से, आसमान का पाताल से। और आइए चलते हैं। शाम के बाद मानसी पहले दिन बड़ी ही जल्दी जाग जाती है। ओह माय गॉड, 7 बज गए। मम्मी ने कहा था कैसे भी करके 6 बजे जागना था। अरे यार, ये साड़ी भी मुझसे नहीं पहनी जा रही है। जैसे तैसे साड़ी लपेटते हुए मानसी बाहर आती है। अरे यार, मुझे तो पहले दिन बड़ी शर्म आ रही है। लेकिन बाहर आकर मानसी देखती है कि घर में तो बड़ा ही सन्नाटा है। हैं? यहाँ तो कोई जागा ही नहीं, और मैं खामखा डर रही थी। मानसी सबके लिए चाय रेडी करती है और वहीं सोफे पर बैठी बैठी सो जाती है। लेकिन कोई भी 12 बजे तक उठता ही नहीं। मानसी की आंख खुलती है और वो अपने कमरे में जाकर रोहन को जगाती है। अरे सो जाओ ना तुम भी। रोहन, 12 बज गए, अभी तक कोई नहीं उठा। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम भी सो जाओ, और यहाँ सब शाम को 4 बजे उठते हैं, सो जाओ। क्या? शाम को 4 बजे? मानसी भी थकी हुई थी तो वो भी सो जाती है और शाम को 4 बजे उठती है तो देखती है कि सब सोकर उठ रहे हैं। मानसी जाकर सभी के पैर छूती है और सबसे पूछती है, मम्मी जी, मेरी पहली रसोई में मैं क्या बनाऊं? आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे? अरे बहू, तो परेशान ना हो, तुझे जो पसंद हो वो बना ले। वो मम्मी जी, कुछ मीठा बनाना ज़रूरी होता है ना, तो क्या बनाऊं? आप लोग हलवा खाएंगी या फिर खीर? ओ नो, मैंने शुगर इंटेक 0 किया हुआ है, इसलिए मैं ये सब नहीं लेती। तो मेरे लिए ना ग्रीन टी बना ला। थोड़ी देर बाद सब उठ कर आते हैं। मानसी को यहाँ सब बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन वो सोचती है कि हो सकता है आज पहला दिन है, इसलिए शाम होते होते सबको भूख लगने लगती है।
भाभी कुछ खाने में बनाओ ना बढ़िया सा। अच्छा दीदी, क्या खाएंगी आप बताओ, वही रेडी करती हूँ फिर आपके लिए। ज़्यादा कुछ नहीं भाभी, मैं बस ना फ्रेंच फ्राइज़ खाऊंगी। अच्छा, मैं अभी बना कर लाती हूँ दीदी। तभी रोहन और राहुल भी आ जाते हैं। मानसी, क्या बनाने जा रही हो किचन में? फ्रेंच फ्राइज। तो ठीक है, अगर फ्रेंच फ्राइज बना रही हो तो थोड़े से चिली पोटैटो ही बना लो। अब भाभी, अगर आप चिली पोटैटो के लिए वेजेस कट करोगी तो थोड़े से मंचूरियन भी बना लेना। अच्छा ठीक है। मानसी अंदर जाती है कि तभी मानसी की बहन जानवी का कॉल आता है। कैसी हो दीदी, क्या कर रही हो? कैसा लग रहा है वहाँ? आपने अपनी पहली रसोई में क्या बनाया आज? पहली रसोई में बनाई मम्मी जी के लिए ग्रीन टी। क्या दीदी? अब जैसे जैसे रात होती जा रही थी, सबको नए नए काम सूझ रहे थे। मम्मी मैं ना वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ, मुझे वो कल रेड वाली ड्रेस की नीड है कॉलेज में। दीदी लेकिन अभी तो 11 बज रहे हैं, बहुत लेट नहीं हो जाएगा? अरे नहीं बहू, अब बस 11 ही तो बजे हैं, कोई लेट नहीं है। हमारे यहाँ सबको सुबह के 4-5 बजे सोने की आदत है। मानसी चौंक जाती है। क्या? वो मन ही मन सोचने लगती है, वो तो मेरे पापा सुबह 4 बजे उठा देते थे और यहाँ लोग सुबह के 4 बजे सो रहे। हे प्रभु प्रेमानंद, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्यों, क्या हुआ बहू? नहीं नहीं, कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही। बड़ी ही अच्छी आदत है। बड़ा मज़ा आएगा फिर तो। अब मानसी को पूरी रात जगाया जाता है। इससे मानसी परेशान हो गई। जैसे जैसे रात बढ़ती जाती, उन लोगों के चटकारे और मुंह का स्वाद परवान चढ़ता था। ये 15 दिन तो मानसी ने जैसे तैसे करके निकाल लिए, लेकिन अब मानसी की असली परीक्षा शुरू होनी थी। 15 दिन बाद। रोहन, मुझे कल से सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, मैं कैसे मैनेज करूंगी ये सब? व्हाट हैपेंड मानसी, मैं कुछ समझा नहीं। अरे ये देर रात तक जागना, सुबह लेट तक सोना। अरे लेकिन इसमें तुम्हें क्या करना है? तुम अपने हिसाब से अपनी चीज़ें हैंडल करो। देखो, मैं भी तो जॉब करता हूँ ना। ओ रोहन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हारा नाइट शिफ्ट है, ऊपर से वर्क फ्रॉम होम, तो तुम्हें इसमें क्या ही हैंडल करना है? चलो आज तो मैं जल्दी सो जाऊंगी, क्योंकि आज मैं काफ़ी लेट ऑफिस पहुंची थी। रात को 10 बजे जैसे ही मानसी अपने रूम में सोने जाती है, वैसे ही थोड़ी देर बाद आवाज़ आती है। मानसी बेटा, कहाँ हो? मानसी बाहर आती है बड़बड़ाते हुए। कैसे लोग हैं ये? कहाँ मेरी माँ ने सिखाया जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो, और पापा कहते थे खाना 8 बजे के बाद मत खाओ, लेकिन देखो आ गया फरमान किसी नई डिश का। तब तक मानसी हॉल में आ चुकी थी। जी पापा जी, आपने बुलाया? हाँ जी बेटा जी, वो मैं क्या कह रहा था कि बड़े दिन हो गए कुछ खाया नहीं। अच्छा, कुछ अच्छा बना दे। जी पापा जी, क्या बनाऊं? पनीर टिक्का ही बना दे बेटा, मेरा तो मन खुश हो जाना है। जी। जैसे ही मानसी मुड़ती है, मैं पनीर टिक्का तो नहीं खाऊंगी, तो मेरे लिए ज़रा मखाना रोस्ट कर दे और थोड़ा सा टोंड मिल्क भी दे देना साथ में। जी। मुकेश जी सुमित्रा को छेड़ने लगते हैं। अच्छा, आप तुम स्वीट 16 के ख्वाब सजा रही हो मिसेस चावला। आप तो रहने ही दो। हाँ। यहाँ मानसी बेचारी जैसे तैसे करके 12 बजे तक टिक्का देकर अपने रूम में जाती है, तो देखती है रोहन की कॉल शुरू हो गई है। अपने कान पर तकिया रखकर थोड़ी देर सो जाती है। तब तक आवाज आती है, मारो इसे। अरे मैं कह रहा हूं ना, मारो। नहीं, मैं नहीं मार सकती। मानसी डर कर जल्दी से बाहर जाती है, तो देखती है मानिया और राहुल दोनों पबजी खेल रहे हैं और गेम में चिल्ला रहे हैं, और सोफे पर बैठकर मम्मी जी फोन में रील देख रही है, पापा जी ज्योतिष का ज्ञान सुन रहे हैं, और रोहन भी अपने टी ब्रेक पर है, तो आराम से चाय और रस खा रहा है। घड़ी में समय देखा तो बजे थे रात के 2। माथे पर हाथ रखकर मानसी चली जाती है। थोड़ी देर बाद फिर से मानसी की आंख खुलती है, तो बड़े ही जोर से ठोका पीटी की आवाज आ रही थी। वो बाहर जाकर देखती है तो कुकर का हैंडल ठीक किया जा रहा था। क्या हुआ बेटा मानसी, नींद खुल गई? अरे बड़े दिन हो गए, पापा जी को टाइम नहीं मिलता दिन में, तो अभी याद दिलाया तो इन्होंने कहा चलो कर देता हूँ ठीक। मानसी ने फिर घड़ी देखी, बज रहे थे सुबह के 4। अब मानसी जाकर जरा सा लेटती है कि उसे फिर नींद नहीं आई, और सोचने लगी, अरे कहाँ मेरे पापा ने इतने अनुशासन में रखा, और कहाँ ये सब पता नहीं कैसे गुजारा होगा। सोचते सोचते नींद लग गई, और तब तक बज गए थे सुबह के 8।
ओह शिट, आज मैं फिर से लेट हो गई। भागते भागते ऑफिस पहुंची तो फिर से मैनेजर ने डांटा। मानसी, टाइम क्या हो रहा है? ऐसे रोज रोज का कैसे चलेगा मानसी? ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी कांट टॉलरेट एनी मोर। सॉरी। थोड़ी देर बाद मानसी को काम करते करते डेस्क पर ही नींद आ जाती है। कलीग उसको जगाती है। पूरा ऑफिस हंसने लगता है। मानसी रोने लगती है। फिर घर आती है तो देखती है गांव से दादी और दादाजी आए हुए हैं। मानसी जाकर दोनों के पैर छूती है। जी तेरा बहू, जी तेरा। दूध नहा पुत भलो, बाती शनि बहू है। और कैसे हैं आप दोनों? हम दोनों एकदम बढ़िया है। तेरी और रोहन की शादी में आने की पूरी तैयारी थी, लेकिन तेरे दादाजी को स्टेशन पर ही पैर में मोच आ गई तो हमें घर वापस जाना पड़ा। अच्छा, अभी कैसा है पैर दादाजी का? मैं अभी आप दोनों के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं बहू, अभी हम लोग इस टाइम कुछ नहीं खाते। मानसी मन ही मन सोचती है, अब आएगा मज़ा। अब दादाजी और दादी आ गए हैं। अब ये लोग रात में टाइम से सोएंगे और सुबह टाइम से उठेंगे। सुमित्रा बहू, मेरे लिए कुछ स्नैक्स बना कर रखते। मैं आज रात में वेब सीरीज देखूंगा। मानसी के तो ये सुनकर होश ही उड़ जाते हैं। तभी दादी कहती है, है मान्या, बड़े ही दिन से कोई अच्छी वेब सीरीज नहीं देखी। एक ही दिन में सारे एपिसोड निपटा दूंगी। कुछ अच्छा सा बना ला खाने के लिए। दादी दिन नहीं रात बोलो। अरे अपनी रात को ही तो अपना दिन होता है ना। तभी मानसी की माँ का फ़ोन आता है। मानसी बेटा, तूने तो फ़ोन भी नहीं किया। कैसा लग रहा है ससुराल में? एकदम चिड़ियाघर लग रहा है माँ। तुमने मुझे सुबह जगा जगा कर जो पाठ पढ़ाया ना, यहाँ सब उल्टा ही है। और वो पूरी बात अपनी माँ को बताती है। मानसी अपने रूम में जाकर देखती है कि रूम पूरा अच्छे से रोहन ने साफ किया हुआ है। वो खुश हो जाती है। तभी मानसी रोहन को अपने ऑफिस की बात बताती है और मानसी के ऑफिस से उसके मैनेजर का कॉल आता है। हेलो मानसी, एक्चुअली मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है कि अब हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते। What sir? Please sir, give me a chance. I will never disappoint you. अरे मानसी बात तो सुनिए पूरी। हमने आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए नाइट शिफ्ट में ही जॉब दे दी है। क्या? थैंक यू सो मच सर। लो, अब आखिरकार मानसी को भी नाइट शिफ्ट में ही जॉब मिल गई और मानसी अब बन गई चावला परिवार की पक्की बहू। राधा और संजय के 2 बेटे थे, निमिष और अमित, और एक बेटी थी मीना। निमिष सब में बड़ा था, अमित उससे छोटा और मीना तो उससे भी छोटी। राधा ने निमिष के लिए कई लड़कियां देखी, लेकिन निमिष शादी करना ही नहीं चाहता था। देखते ही देखते निमिष की शादी की उम्र निकल जाती है, लेकिन फिर भी निमिष शादी के लिए मानता ही नहीं, क्योंकि अभी वो बिजनेस की तरफ ध्यान दे रहा था। वो किसी बंधन में अटकना नहीं चाहता था। तो राधा निमिष से पहले अमित की शादी कर देती है और अगले कुछ ही दिनों में मीना की भी। शादी के कुछ दिनों बाद अमित की पत्नी वीणा निमिष की शादी को लेकर कई सवाल पूछती है। बेटा वीणा, जरा चाय लेकर आना। जी माँ जी, लाती हूँ। ये लीजिए आपकी चाय। दिन कितनी जल्दी निकल जाते हैं ना। अभी अभी तो तुम इस घर में शादी करके आई थी, देखते ही देखते 5 साल होने को आए। तुमने भी इस घर को कुछ ही सालों में काफ़ी अच्छे से संभाल लिया है। तुम होती हो तो मुझे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती। मुझे जैसा आता है वैसा करती हूँ। आपको देख देख कर ही तो सीख रही हूँ। हमारा परिवार भी ना काफ़ी अच्छा है। बस हमारा परिवार पूरा होता तो कितना अच्छा होता ना। पूरा परिवार मतलब? हम सब तो है परिवार में, और कितने लोग चाहिए तुम्हें? बस अब एक नन्हे से बाल गोपाल की कमी है। नहीं, वैसे नहीं माँ जी। मेरा मतलब है, अगर निमिष भैया की भी शादी हुई होती तो उनकी भी पत्नी होती, आपकी बड़ी बहू, मेरी जिठानी। वो मुझे घर के सारे काम समझाती, मैं उनको दीदी कहकर बुलाती। हर चीज़ में वो मुझसे बड़ी होती। उनके पास मुझसे ज़्यादा अनुभव होता। मेरा सपना था कि मुझे दीदी नहीं, लेकिन मेरी एक जिठानी तो हो जो मुझसे बड़ी, मेरी दीदी जैसी हो। मेरे पास जेठ तो है, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की, इस वजह से जिठानी नहीं है। वैसे माँ जी, आपने कभी बताया नहीं, निमिष भैया ने शादी क्यों नहीं की? इनकी शादी उनसे पहले क्यों नहीं हुई? हमने कभी इस विषय पर बात ही नहीं की, इस वजह से शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं होगा। मैंने निमिष के लिए कई अच्छी अच्छी लड़कियां देखी, लेकिन उसे शादी करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वो बिज़नेस में इतना व्यस्त था कि उसको खुद की तरफ देखने के लिए भी वक्त नहीं था।
बाद में उसकी उम्र बढ़ती रही और अमित और मीना की शादी हो गई। निमिष तब भी शादी के लिए नहीं माना, तो फिर उससे पहले मैंने मीना और अमित की शादी कर दी। अब मैं भी क्या करती, वो सुनने को तैयार ही नहीं था। तो अब उसकी शादी क्या होगी, 40 का हो गया है, कौन करेगा उससे शादी। मैंने भी बंद कर दिया अब उसके बारे में सोचना। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा माँ जी? आज हम सब हैं उनके साथ, लेकिन उनके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अकेली ज़िंदगी बिताना काफ़ी मुश्किल होता है माँ जी। पता है मुझे बहू, लेकिन जब भी उससे शादी के बारे में बात करूँ ना तो वो मानता ही नहीं है। तब उन्हें बिजनेस की चिंता थी, इस वजह से वो शादी के लिए मान नहीं रहे थे। लेकिन अब तो बिजनेस सेट हो गया है ना, अब तो अमित जी भी बिजनेस संभालते हैं। शायद अब वो मान जाए शादी के लिए। एक बार मैं और अमित जी बात करके देखी क्या उनसे, शायद हमारी बात मान जाए। देखो बहू, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मेरी तो एक सुनता नहीं वो लड़का, लेकिन लड़की कहाँ से लाएंगे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं अपने लिए अपनी पसंद की जेठानी लाऊंगी, जो मुझसे बड़ी हो और जो इस घर में बड़ी बहू के रूप में शोभा दे। अमित और वीणा एक दिन शाम को निमिष से शादी के बारे में बात करते हैं। भैया हम चाहते हैं कि अब आप शादी कर लो, बस हो गया आपका बिजनेस में खुद को झोंकना। बिजनेस क्या है, वो तो चलता ही रहेगा। अब मैं भी तो काम कर रहा हूँ, आपकी भी ज़िंदगी है। अगर पूरा टाइम आप बिजनेस के बारे में ही सोचते रहोगे तो कैसे होगा। अगर ज़िंदगी खुशी से जीनी हो तो हर किसी के जीवन में जीवन साथी होना ही चाहिए। हाँ भैया, ये सही कह रहे हैं। मुझे इस घर में एक सहेली की ज़रूरत है। मुझे भी लगता है कि बाकी सारी औरतों की तरह मेरी भी एक जेठानी हो, जो मुझे कुछ चीज़ें समझाए। कहीं भी जाना हो तो हम दोनों साथ में जाएं। खुद के लिए नहीं, लेकिन मेरे लिए तो आप शादी के लिए मान जाओ। मुझे अपनी छोटी बहन मानते हो ना आप, प्लीज़। अब कौन करेगा मुझसे शादी वीणा? 40 साल का हो गया हूँ मैं। इस उम्र में 2-2 बच्चे हो जाते हैं लोगों को। ये क्या उम्र है शादी की? तुम बिना कुछ भी जिद करती हो। शादी की और प्यार की कोई उम्र नहीं होती। आप आज फिर से एक बार अच्छे से सोचो। शायद आपके पास ये आखिरी वक्त है अपना फैसला बताने का। माना कि अब तक आपको जीवन साथी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जीवन में जीवन साथी होना ज़रूरी है। अपना वक्त लो और अच्छे से सोचो। मैं खुद आपके लिए अच्छी पत्नी, मेरे लिए जेठानी और इस घर के लिए बड़ी बहू ढूंढ कर लाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार पूरा हो जाए। आपकी पत्नी सिर्फ आपके जीवन को ही परिपूर्ण नहीं बनाएगी, बल्कि इस घर को, इस परिवार को भी परिपूर्ण बनाएगी। प्लीज़ भैया, एक बार, सिर्फ एक बार आप फिर से शादी के बारे में सोचिए ना। निमिष अमित और वीणा के सुझाव पर सोचने का फैसला करता है। कुछ ही दिनों में वो शादी के लिए हाँ कह देता है, लेकिन उसे सवाल था कि उसकी उम्र की वजह से उसके दिल में जैसे जीवन साथी की छवि है, वैसी जीवन साथी उसे मिल भी पाएगी या नहीं। निमिष जैसे ही शादी के लिए हाँ कहता है, वैसे राधा और वीणा बड़ी खुश हो जाती हैं। वो निमिष के लिए फिर से लड़कियां देखना शुरू कर देती हैं, लेकिन शायद भगवान ने कुछ और ही सोच लिया था। एक दिन निमिष की मुलाकात सुहानी से होती है। जैसे ही निमिष उसकी तरफ देखता है, वो उसकी आंखों में खो जाता है। उसे पहली बार देखते ही निमिष को ऐसा लगता है कि बस यही वो लड़की है जिसकी छवि जीवन साथी के रूप में निमिष ने अपने दिल में देखी थी। कुछ देर निमिष उसकी आंखों में खो जाता है, लेकिन उसे तुरंत उसकी उम्र का लिहाज हो जाता है और वो खुद से कहता है, पहली बार आज किसी लड़की को देखा है। पहली बार आज ऐसा लगा है कि यही वो लड़की है जो मेरा जीवन संवार सकती है। लेकिन शायद मेरी सोच गलत है। हम दोनों की उम्र में कितना अंतर है। ये तो सिर्फ 22-23 साल की लग रही है। पता नहीं मैंने कैसे इतना गलत सोच लिया। तभी सुहानी निमिष की आंखों के सामने अपना हाथ घुमाती है। अंकल कहाँ खो गए आप? मैं कितनी देर से आपको ये पता पूछ रही हूँ। अब वो मैं तुम्हें अंकल लगता हूँ? इस उम्र में भी कितना हैंडसम हूँ मैं, कुछ भी कहती हो। अब अंकल की उम्र के हो तो अंकल ही कहूँगी ना। अच्छा वो जाने दीजिए, आप मुझे ये पता बताओ ना। मैं नहीं बताऊँगा, जाओ जाकर किसी यंगस्टर से पूछ लो। माना कि इस शहर में मैं नहीं हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद ढूंढ लूँगी खड़ूस अंकल। निमिष सुहानी को पता बताने से इनकार कर देता है। सुहानी दिखने में जितनी सुंदर थी, बातों में उतनी ही तेज। खैर थोड़ी देर में निमिष ऑफिस पहुंच जाता है। अमित, आज न्यू फैशन डिज़ाइनर आने वाली थी ना, उसका इंटरव्यू था, अभी तक आई नहीं वो। आ गई है भैया, बाहर ही आपका वेट कर रही थी, भेजता हूँ उसे अंदर। मैंने सुना है काफ़ी टैलेंटेड है। ठीक है भेजो, मैं देखता हूँ। तभी सुहानी और निमिष की फिर से मुलाकात होती है, क्योंकि वो फैशन डिज़ाइनर सुहानी ही होती है। सुहानी को देखकर निमिष चिढ़ जाता है। सुहानी भी निमिष को देखकर चौंक जाती है। थोड़ी देर में उसका इंटरव्यू खत्म होता है।
सुहानी से निमिष भले ही गुस्सा था, लेकिन सुहानी टैलेंटेड थी, तो वो अपना गुस्सा उसकी जॉब पर नहीं निकालता और उसे जॉब दे देता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर हायर्ड। थैंक यू सर। सुबह में जो झगड़ा हुआ था उस वजह से मुझे लगा कि आप ये जॉब मुझे नहीं देंगे, लेकिन आपने वैसा नहीं किया। थैंक यू सो मच। मुझे कहीं का गुस्सा कहीं निकालने की आदत नहीं है। मैंने तुम्हें तुम्हारे टैलेंट की वजह से जॉब दिया है, लेकिन मुझे काम में कोई काम चोरी नहीं चाहिए, नहीं तो मुझे तुम्हें फायर करने में 1 मिनट नहीं लगेगा। जी सर, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। जॉब की वजह से अब सुहानी और निमिष की लगातार मुलाकातें होती रहती। थोड़े ही दिनों में उन दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से पहचान लिया था। देखकर सबको ऐसा ही लगता था कि निमिष गुस्से वाला है, लेकिन उसके साथ वक्त गुजरने से सुहानी को निमिष अच्छा लगने लगा था। भले ही वो ऑनर और एम्प्लॉय थे, लेकिन उन दोनों में अब अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। पहले ऑफिस के कामों से, बाद में पर्सनल कामों से वो लगातार मिलते रहते। एक दिन सुहानी निमिष को बताती है कि वो उसे पसंद करती है। निमिष उन दोनों में जो उम्र का अंतर था उस बारे में सुहानी से बात करता है, लेकिन सुहानी कहती है कि उसके हिसाब से शादी करने के लिए उम्र से ज़्यादा एक दूसरे के विचार एक जैसे होना ज़रूरी होता है। सुहानी के समझाने से निमिष को भी पता चल जाता है कि वो भी उससे उतना ही प्यार करता है और थोड़े दिनों में वो सुहानी से अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन यहाँ वीणा निमिष के लिए उसे जैसी चाहिए वैसी लड़की ढूंढ लेती है। निमिष भैया, मैंने आपके लिए एक लड़की देखी है, बड़ी अच्छी है, मेरे से उम्र में बड़ी है, पढ़ी लिखी भी है और इस घर की बड़ी बहू के रूप में काफ़ी शोभा देगी वो। आप तो नाटक मत कर निमिष, जल्दी से शादी के लिए तैयार हो जा और वीणा ने जो लड़की देखी है उससे शादी कर ले। अब लेकिन वेकिन मत कीजिए भैया मेरे, बड़ी मेहनत से आपके लिए लड़की ढूंढी है मैंने। मैं नहीं कर सकता ये शादी। मैं सुहानी से प्यार करता हूँ। अगर मैं शादी करूँगा तो सुहानी से ही, नहीं तो सारी उम्र अकेला रहूँगा। ये क्या कह रहे हो भैया आप? वो बस 24 साल की लड़की है और आप 40 के। आप दोनों की शादी कैसे हो सकती है? आपको उसके साथ शादी करनी है, लेकिन क्या वो करेगी आपसे शादी? वो भी मुझसे शादी करना चाहती है, प्यार करती है मुझसे। उसी ने मुझे बताया कि प्यार करने के लिए उम्र भले ही एक ना हो, लेकिन विचार एक होने चाहिए। भैया, मुझे इस घर में मुझसे बड़ी जेठानी चाहिए थी, जो मुझे 4 चीज़ समझाए, जिसे मुझसे ज़्यादा अनुभव हो। लेकिन आप इस घर में 24 साल की लड़की लाना चाहते हो? क्या वो घर संभाल पाएगी? अरे हमें ही उसे संभालना होगा। और मैंने जो लड़की ढूंढी है उसका क्या? बाहर आपको ये सब करना था तो मुझसे पहले ही कह देते, मैं कहीं आपकी शादी की बात ही ना करती। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने जो लड़की देखी है वही इस घर में मेरी जेठानी बनकर आएगी। प्यार का खेल ही खेलना था तो सही उम्र में खेल लेते बेटा। ये उम्र है क्या तुम्हारी प्यार करने की? बेचारी वीणा कितनी मेहनत से उसने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढी थी। माँ, सुहानी अच्छी लड़की है, मैं भी जानता हूँ उसे, हमारी कंपनी में ही जॉब करती है। अगर भैया चाहते हैं तो हम मान जाते हैं ना उनकी शादी के लिए। हमारे लिए भैया की खुशी मायने रखती है। अरे तुम चुप रहो, तुम्हें कोई समझ नहीं है इन सब की। मुझे लगता है भैया आपको उस लड़की ने पैसों के लिए ऐसा फंसाया होगा। लगता है उसे आपसे नहीं, आपके पैसों से प्यार है। वीणा, वो लड़की काफ़ी अच्छी है, तुम उसे नहीं जानती इसलिए ये सब कह रही हो। मुझे उसी से शादी करनी है, फिर चाहे जो हो जाए। निमिष सुहानी से प्यार करता है, ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन निमिष की खुशी के लिए सब लोग निमिष और सुहानी की शादी के लिए मान जाते हैं। अगले कुछ ही दिनों में बड़े ही सादे तरीके से निमिष और सुहानी की शादी हो जाती है। सुहानी निमिष के घर वालों को घर को अपनाने की लाख कोशिश करती है, लेकिन सब लोग सुहानी पर गुस्सा करते हैं। वीणा तो जानबूझकर उस पर गलतियाँ निकालती है। ये क्या बात हुई सुहानी, तुम एक भी काम ढंग से नहीं करती? ये सब्जी बनाई है ना, इसमें दाल ढूंढनी पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे नमक का पूरा डिब्बा डाल दिया इसमें। ये क्या 2 दिन मायके क्या चली गई? तुमने तो पूरे किचन का रंग रूप ही बदल डाला। कहीं के बर्तन कहीं रख दिए और कहीं के बर्तन कहीं। भाभी, मैंने तो किचन साफ़ किया था, काफ़ी गंदा हो गया था और मुझे बर्तन इस तरह रखे हुए ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तो मैंने रख दिए। तुम्हारा मन किया और तुमने रख दिया। अब तुम जो चाहोगी वैसा ही वही होगा क्या इस घर में? तुमसे पहले ये किचन मेरा है। एक तो ज़बरदस्ती इस घर में आ गई हो और अब यहाँ भी ज़बरदस्ती कर रही हो। और कितना गिरोगी? वीणा सही कह रही है सुहानी, हर चीज़ में तुम्हें तुम्हारी राय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये घर जैसा है वैसा ठीक है। पहले से इस घर में अनचाहे लोग रह रहे हैं, अब हमें उनकी अनचाही राय नहीं चाहिए। राधा और वीणा की बात सुनकर सुहानी को बुरा लगता है। वो रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। निमिष उसे समझाता है कि एक ना एक दिन वीणा और राधा को उसकी अच्छाई के बारे में पता चलेगा। थोड़ी देर में सुहानी चुप हो जाती है और फिर से अपने काम करने लगती है। कुछ दिनों बाद क्या हुआ अमित और निमिष, तुम दोनों इतने चुप क्यों हो? कोई परेशानी है क्या?
क्या बताऊँ माँ, पापा ने छोटे दुकान से शुरू किया हुआ बिजनेस हम ठीक से संभाल नहीं पाए। हमें माफ़ कर दो माँ, हमारे बिजनेस में काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारी फैक्ट्री में 10 मजदूरों की मौत हो गई है। हमारी कंपनी को काफ़ी नुकसान हो जाएगा। मेरा तो दिमाग बंद पड़ गया है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। ये सुहानी आप शगुनी है, हमारे घर में आई और कुछ भी सही नहीं हो रहा। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं अपने सारे गहने बेच दूंगी, नहीं तो हमारी कोई प्रॉपर्टी ही बेच दो। माँ, गहने बेचने से कुछ नहीं होगा, काफ़ी बड़ा नुकसान है ये। फैक्ट्री में मजदूरों की जान गई है, शायद हमें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। हमारी सारी प्रॉपर्टी सील की गई है, हम बेच भी नहीं सकते अभी। तो हम हमारा घर बेच देते हैं, नहीं तो आपका कोई बिजनेस का दोस्त होगा, उनसे कोई मदद नहीं मिल सकती क्या? नहीं ना वीणा, हम हमारा घर भी नहीं बेच सकते और ना ही इस टाइम पर हमारा घर कोई खरीदेगा। हमारे ऊपर पुलिस केस चल रही है, इस टाइम हमें कोई पैसा नहीं देगा। मैंने कहा था भैया आपसे कि सुहानी से शादी मत करिए। ये हमारे घर में आई और हमारे घर में ऐसे संकट आने शुरू हो गए। वीणा, तुम सुहानी को दोष क्यों दे रही हो? सुहानी का इन सबसे कोई संबंध नहीं है, ये एक दुर्घटना है। निमिष जी आप चिंता मत करो, हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, भगवान हमारे साथ भी गलत नहीं होने देगा, हम सब मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। 2 दिन से घर में काफ़ी परेशानियां चल रही थी। आज सुबह कोर्ट की तारीख थी तो सब मर्द कोर्ट जाने के लिए तैयार होते हैं। बेटा निमिष, पैसों का कोई इंतज़ाम हुआ? नहीं माँ, पैसे का तो कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। पता नहीं आज क्या होगा कोर्ट में। अगर आज जो नुकसान हुआ है मजदूरों का उनकी भरपाई नहीं की तो हमारे बिजनेस को शायद आज स्टे लग जाएगा। चिंता मत करो, भगवान हमें कुछ न कुछ रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। माँ, आपने सुहानी को देखा? सुबह से मुझे दिखाई नहीं दे रही। अरे गई होगी कहीं, उसे क्या लेना हम सबसे। आज आप इतनी परेशानी में हो और वो आपके साथ नहीं है। ऐसी जीवन साथी होने से बेहतर है कि आप अकेले ही जीवन व्यतीत करते। तभी सुहानी आती है। निमिष जी ये लीजिए पैसे, 1 करोड़ रुपए हैं, इतने में हो जाएगा ना? तुम कहाँ गई थी सुहानी, और इतने पैसे कहाँ से लेकर आई? मैं आज सुबह हमारे गांव गई थी, मैंने परसों ही पापा से बात कर ली थी। पापा ने मेरे हिस्से की ज़मीन रखी थी गांव में। मुझे लगा शायद ज़मीन मेरे कोई काम नहीं आएगी, लेकिन आज वही ज़मीन की वजह से हम हमारी मुसीबत का सामना कर पाएंगे। और पैसे लगे तो पापा देने वाले हैं, आप चिंता मत कीजिएगा। तुम नहीं जानती तुमने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। अगर आज पैसे नहीं मिलते तो हम हमारा बिजनेस हमेशा के लिए खो देते। ये कोई एहसान नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है। भले ही इस परिवार ने मुझे कभी अपनाया नहीं, लेकिन मैं पूरे दिल से इस परिवार को अपना मानती हूँ। तुम्हारे पापा के पास इतने पैसे हैं तो फिर तुम कंपनी में जॉब क्यों कर रही थी? फैशन डिज़ाइनिंग करना मेरा सपना था, मैं जॉब पैसों के लिए नहीं कर रही थी। सुहानी बहू, तुम उम्र में काफ़ी छोटी हो, लेकिन आज सच में तुमने बड़ी बहू होने का फ़र्ज़ निभाया है। आज मैं तुम्हें दिल से अपना मानती हूँ, अपनी बड़ी बहू के रूप में तुम्हारा स्वीकार करती हूँ। मेरे बेटे की पसंद गलत नहीं थी, मुझसे ही गलती हो गई तुम्हें पहचानने में, मुझे माफ़ कर दो। माँ जी आप मुझसे बड़ी हो, आपने मुझे अपनाया, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं बहू, सच में आज तुमने हम पर एहसान किया है। तुमने मेरा भी कितना ख्याल रखा, वक्त पर दवाई दी, अपने पापा जैसी इज्जत दी, लेकिन हमने कभी तुम्हें अपनाया नहीं। हमें माफ़ कर दो। सच में सुहानी भाभी, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। मुझसे बड़ी जेठानी चाहिए थी, इस जिद में मैंने तुम्हें घर वालों से काफ़ी डांट सुनवाई, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि आप इस घर की बड़ी बहू के रूप में शोभा देती हो। सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। परेशानी भले ही बड़ी थी, लेकिन सब एक साथ मिलकर इस परिस्थिति का सामना करते हैं और अपने घर और बिजनेस को बचाते हैं। ये कहानी है कविता की, जो अपने ससुराल और मायके दोनों से परेशान थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर कविता के ससुराल और मायके वाले दोनों ही उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। तो आइए देखते हैं आज की इस कहानी को। आज किचन की सफाई कर देती हूँ। कविता अपना किचन का काम निपटाने लगती है। वहीं थोड़ी देर बाद उसकी ननद और सासू माँ घर आती हैं। आ गए दोनों? अरे बहू ये देख, ये तेरी बहन के लिए साड़ियाँ खरीद कर लाए हैं। हाँ भाभी, आपको नहीं पता इन साड़ियों को खरीदने के लिए हमें कितनी दूर जाना पड़ा। अरे हमारे तो पसीने ही छूट गए। सच में बहुत गर्मी है भाई। लीजिए भाभी देखिए। कविता अपनी ननद और सासू माँ की लाई हुई साड़ियों को देखती है और उन साड़ियों को देखते ही वो उदास हो जाती है, क्योंकि उन साड़ियों की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। क्या बहू, लग रही है ना 1 नंबर की साड़ी? हाँ सासू माँ, साड़ियाँ अच्छी लग रही हैं।
तभी किचन से कुकर की सीटी लगने की आवाज़ आती है। माँ जी अभी आती हूँ। कविता वहाँ से चली जाती है। तेरी भाभी का मुंह देखा तूने? हाँ माँ, बताओ ज़रा, इन साड़ियों में भला क्या कमी है? हाँ, थोड़ी सस्ती वाली है तो क्या हुआ? क्या लोग सस्ती साड़ियाँ नहीं पहनते? और वैसे भी कौन सा भाभी के मायके वाले बहुत अमीर हैं, उन लोगों के लिए तो ये साड़ियाँ बहुत है। और नहीं तो क्या, उन लोगों के हिसाब से तो ये साड़ियाँ बहुत अच्छी है। अरे कविता की शादी में उन लोगों ने कितनी कंजूसी की थी। सच में मम्मी, वो लोग तो हमसे भी 2 कदम आगे हैं। जब देखो अपना पैसा बचाने की कोशिश करते रहते हैं। वो दिन याद है ना आपको, जब भैया वो महंगी वाली कार लेने के लिए बोल रहे थे और उस कार लेने के लिए कुछ रुपए कम पड़ रहे थे, तब अपनी समधन से पैसे मांगे थे आपने, लेकिन उन्होंने तो बहाना मार दिया ना, बोल दिया कि उनकी ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे हाँ, जब भी उसे पैसे मांगो तो बस यही बोलती है, उसके ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे माँ, सब पैसे बचाने के बहाने हैं। हाँ हाँ, बचा ले बचा ले, ऐसे लोगों के साथ क्या करना है ये हमें भी पता है। वहीं दूसरी ओर कविता, मेरी बहन की शादी है, कम से कम शादी के समय तो माँ जी को थोड़े अच्छे कपड़े खरीदने चाहिए थे। इन साड़ियों को देखकर पता नहीं मेरे मायके वाले क्या सोचेंगे। बेचारी कविता बहुत दुखी होती है। कुछ दिन बीतते हैं और उसकी बहन की शादी का दिन आता है। समधन जी, ये लीजिए, ये आपके लिए साड़ी, और ये दीपांशी बेटा तुम्हारे लिए ये सूट। बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था ना आप दोनों को? हाँ हाँ समधन जी, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था। ये साड़ी तो काफ़ी अच्छी है। हाँ समधन जी, ये यहाँ की नहीं है, ये साड़ी हमने खास कलकत्ता से मंगवाई है। अच्छा अच्छा, शुक्रिया समधन जी। हाँ आंटी, शुक्रिया, मुझे भी ना बहुत पसंद आया। अच्छा ठीक है, आप लोग अब नाश्ता कर लीजिए, मैं ज़रा अभी आती हूँ। हाँ हाँ समधन जी, जाइए जाइए, काम कर लीजिए, शादी वाला घर है भाई, काम तो होता ही है। कविता की माँ चली जाती है। अनामिका बेटा, मैंने कविता की सासू माँ और उसकी ननद को महंगे कपड़े दिए, जो उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में तो कभी देखे भी नहीं होंगे। घटिया लोग, लेते वक्त महंगी महंगी चीज़ें चाहिए और देते वक्त 2 कौड़ी की चीज़ें पकड़ा देते हैं दूसरों को। शर्म भी नहीं आती इन्हें। हाँ माँ, देखो ना उन लोगों की दी हुई साड़ियाँ, ऐसा लग रहा है जैसे इन साड़ियों को कई लोगों ने 10 बार पहना हो, तब जाकर दुकान में बेचा हो। वही तो, शादी के पहले तो बड़ा हाँकते हुए बोलती थी, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारा बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, सब झूठ बोलती थी। सच में माँ, खोदा पहाड़ और निकली चुईयाँ। पता नहीं कविता दीदी की भी किस्मत कैसी है। अरे इसकी किस्मत ना बचपन से ही बेकार है, एक तरीके से पनौती ही है। इसके लिए कुछ भी काम करो तो गड़बड़ हो जाती है। माँ, अब दीदी। क्या हुआ कविता, कुछ काम था? कुछ नहीं माँ, आप ये अपना फ़ोन वहीं पर छोड़ाई थी, इस पे किसी का कॉल आ रहा था। अच्छा अच्छा, निर्मला देवी का होगा, वो हमारे घर का एड्रेस पूछ रही थी। आ रही है ना अनामिका की शादी में, इसलिए। अच्छा वो माँ, अनामिका, मेरे ससुराल वालों को माफ़ कर देना। मुझे पता है उन लोगों ने तुम्हें बहुत सस्ती और बेकार सी साड़ियाँ दी है। अरे कोई बात नहीं दीदी, जिसकी जैसी नीयत, अब उनकी नीयत ही खराब है तो हम क्या कर सकते हैं। वही तो, एक तो कभी भी हम लोगों को कुछ देने का नाम नहीं लेते, और जब देने का समय आया तो देखो क्या दिया। ऐसी साड़ियों को मेरी बेटी पहनेगी भी नहीं, और अगर गलती से इसने अपने ससुराल में पहन भी लिया ना तो इसकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। और हाँ, मैं तुझसे कुछ बोलने वाली थी। मैं ये बोलने वाली थी कि तूने जो साड़ी पहनी है ना, ये बहुत ही सस्ती है। मैंने उस दिन मंगल बाजार में देखी थी, 300 की मिल रही थी। पक्का तेरी सासू माँ वहीं से लेकर आई है, तो ज़रा इसे बदल ले, क्योंकि बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। हाँ दीदी, मेरे पास कुछ साड़ियाँ रखी हुई हैं, वो पहन लीजिए आप। बेचारी कविता को अपने ससुराल वालों की तरफ से भी सुनना पड़ता था और अपने मायके वालों की तरफ से भी सुनना पड़ता था, यानी कि कोई ऐसा नहीं था जो उसका साथ दे रहा था। तो 3 दिन बाद अनामिका की शादी संपन्न हो जाती है। अरे कविता, तेरे ससुराल वालों ने तो कंजूसी की सीमा ही तोड़ दी। तुझे पता है तेरी बहन की शादी में तेरे ससुराल वालों ने लिफाफे में कितने पैसे डाले थे? सिर्फ 500 रुपए। अरे इससे ज्यादा तो हमारे पड़ोसी राजन यादव ने दिए। बेचारी कविता अब बोलती भी तो क्या। कुछ दिन बाद ही कविता की ननद का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही महीनों में उसकी शादी भी हो जाती है। चलो, मेरी बेटी की शादी तो कम पैसों में ही निपट गई। सच में माँ, आपने तो दीपांशी के ससुराल वालों को सस्ते में निपटा दिया। उनको तो सोफा, बेड और ड्रेसिंग टेबल सब कुछ सस्ता सस्ता दे दिया आपने। और नहीं तो क्या बेटा, इसे कहते हैं दिमाग। अच्छा बेटा, अब कुछ दिनों में दिवाली का त्यौहार भी आ रहा है, तू ये बता मिठाइयाँ कहाँ से लाएगा?
अरे मम्मी, आपको तो पता ही है, दिनेश चाचा की दुकान में सबसे सस्ती मिठाइयाँ मिलती है, वहीं से लड्डू और सोन पापड़ी ले आएंगे, और क्या। कुछ दिनों बाद दिवाली आ जाती है। हेलो समधन जी, हैप्पी दिवाली। कैसी हैं आप? हैप्पी दिवाली समधन जी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? घर में सब ठीक हैं? हाँ समधन जी, सब बढ़िया। अच्छा ये बताइए, आप आज आ रही है ना हमारे घर? आपकी बेटी का ससुराल कुछ ज़्यादा दूर तो है नहीं, आ जाइएगा। हाँ हाँ समधन जी, क्यों नहीं आएंगी, आपसे मिलने ज़रूर आएंगी। अच्छा तो आते वक्त कुछ ना कुछ तो आप लेकर ही आएंगी, है ना? बुरा मत मानिएगा, मजाक कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं समधन जी, बुरा क्यों मानेंगे। अच्छा समधन जी, पिछली बार आप जिस दुकान से ड्राई फ्रूट्स लेकर आई थी ना, इस बार वहाँ से मत लाइएगा, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट्स थोड़े पुराने से थे। हाँ हाँ समधन जी, जैसा आप कहें। अच्छा तो अब फ़ोन रखते हैं हम। एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। आशा देवी फोन रख देती है। वहीं ललिता देवी को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा तरीका है भीख मांगने का, कितनी चालाक है, जानबूझकर बोल रही है उस दुकान से ड्राई फ्रूट्स मत लेकर आना, ताकि अगर कोई ला भी ना रहा हो तो ले आए। लेकिन हम भी ललिता देवी हैं, हम भी जानते हैं चालाक लोगों के साथ कैसे चालाकी की जाती है। फिर क्या, ललिता देवी एक छोटा सा बादाम का पैकेट और एक काजू का पैकेट एक बड़े से डिब्बे में पैक करके कविता के घर लेकर जाती है। डब्बे को देखकर कविता की सासू माँ तो बहुत खुश होती हैं। रात में सभी मेहमानों के चले जाने के बाद, चलो ज़रा जल्दी से खोलते हूँ। पर ये क्या, जब आशा देवी उस बॉक्स को खोलती है तो उसे सिर्फ 2 छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स के पैकेट दिखते हैं। चालू औरत कहीं की। अच्छा इसको छोड़ो, कविता के मायके वालों से तो क्या ही उम्मीद की जा सकती थी। चलो ज़रा अपने दामाद जी के घर से आए हुए दिवाली गिफ्ट बॉक्स को खोलती हूँ। कविता की सासू माँ बहुत चालाक थी। जिस तरह से उसने कविता की माँ से ड्राई फ्रूट्स की डिमांड की थी, उसी तरह उसने अपने दामाद से भी ड्राई फ्रूट्स की डिमांड की थी। देखो तो मेरी बेटी के घर से कितने सारे ड्राई फ्रूट्स के पैकेट आए हैं, दिल खुश हो गया। वहीं दूसरी ओर आशा देवी की बेटी जब अपनी माँ के भेजे हुए मिठाई के डिब्बे को खोलती है तो देखती है उसमें तो सिर्फ सोन पापड़ी और एक छोटा डिब्बा लड्डू का था। वाह वाह, तेरी माँ ने तो कमाल ही कर दिया। अनामिका का पति तो उसे कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी सासू माँ इस बात से बहुत नाराज होती हैं। वहीं अनामिका जब अपनी माँ को ये सारी बातें बताती है तो उसकी माँ को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन, सुनो कविता, तुम्हारा पति एक छोटा सा बिजनेस खोलना चाहता है, तो उसके लिए उसे 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। तुम्हारे मायके वाले ने यूँ तो कभी हमारी मदद नहीं करी, लेकिन कम से कम इस बार तो कर दे। सासू माँ, इस बारे में मैं क्या कहूँ, ये तो उन पर निर्भर करता है ना कि वो लोग देते हैं कि नहीं। अरे लेकिन तुम भी तो कुछ बोल सकती हो ना, तुम्हें तो बस अपने मायके वालों के पैसे बचाने हैं। अरे अपने पति के बारे में कुछ सोचती भी हो या नहीं? अगर इस बार पैसे नहीं मिले ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हमने तुम्हारे मायके वालों की सारी कंजूसियाँ झेली है, अब और नहीं। और हाँ, मैं जा रही हूँ तुम्हारी माँ को कॉल करने। हे भगवान, ये आपने मुझे कैसी कश्मकश में लाकर खड़ा कर दिया है। अब मैं क्या करूँ, करूँ तो क्या, भला मेरी चलती कहाँ है। कविता की सासू माँ कविता के मायके वालों से पैसों के लिए कहती है, समधन जी अभी तो हमसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी मेरे ससुर जी का ऑपरेशन भी होना है अगस्त में, तो हमें माफ़ कर दीजिए। ललिता इतना कहकर तुरंत ही फ़ोन काट देती है। इसकी माँ को तो एक पैसे की तमीज़ नहीं है, कैसा फट से फ़ोन काट दिया। इसके बाद आशा देवी अपनी बहू को बहुत सुनाती है। थोड़ी देर बाद कविता अपनी माँ को कॉल करती है और उससे पैसों के लिए रिक्वेस्ट करती है। माँ प्लीज़ थोड़ा सा तो पैसों का इंतज़ाम कर दीजिए। तू ना ज़्यादा अपनी सासू माँ की साइड मत ले, बोला ना पैसा नहीं है तो नहीं है, फ़ोन रख अब। माँ, पर फ़ोन कट जाता है। फिर क्या, इस बार भी कविता के मायके वाले उसकी कोई हेल्प नहीं करते। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और करीब 3 महीने बाद, और बेटा अपने ससुराल गया था ना, कैसा रहा? हाँ माँ, सब ठीक ठाक ही रहा। ये बता, खाना पीना तो सही से करवाया ना उन्होंने? और उन्होंने तुझे पनीर कितनी बार खिलाई ये तो बता। माँ खिलाई थी 2-3 बार। तो 5 दिन के लिए रुका वहाँ और सिर्फ 2 या 3 बार पनीर खिलाई उन्होंने? यह तो गलत बात है बेटा। और आते वक्त तेरे हाथ में कुछ पैसे रखे कि नहीं तेरे सास ससुर ने? हाँ दिए ना, ससुर जी ने 2000 दिए मुझे। बस 2000? अरे इतनी पेंशन मिलती है उन्हें, कम से कम 5-6 हज़ार तो देने चाहिए थे अपने दामाद जी को। कितने दिनों बाद जो गए थे तुम वहाँ,
सारी कंजूसी तुम्हारे साथ करते हैं ये लोग। अपनी छोटी बेटी की शादी में देखा था कितना खर्चा किया था। इस तरह आशा देवी अपने बेटे के कान भरती रहती है और अपने बेटे के कान भरने के बाद वो सीधा अपनी बहू के पास जाती है और उसे सुनाने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। एक दिन आशा देवी की बेटी और दामाद घर आते हैं। ये आलू की रसेदार सब्जी और रोटी मेरे दामाद जी को तो बहुत पसंद आएगी। खाने को देखकर ही रोशन अपनी पत्नी अनामिका की तरफ देखता है। अनामिका भी उसे इशारों में खाने के लिए कहती है। अरे बेटा इतना मत सोचो, खा लो। आलू की सब्जी हमें खानी चाहिए, इससे हमें ताकत मिलती है। ठीक है सासू माँ। रोशन खाना खा लेता है, लेकिन उसे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। फिर भी उसने अपनी सासू माँ का दिल रखने के लिए खाना पूरा खा लिया। अच्छा सासू माँ, मैंने कहा कि मैं यहाँ पर 3 दिन रुकूंगा, लेकिन सॉरी मैं नहीं रुक पाऊँगा क्योंकि अभी अभी बॉस का कॉल आया था। उन्होंने छुट्टी कैंसिल कर दी है, इसलिए मुझे शाम को ही निकलना पड़ेगा। अनामिका तुम चाहो तो यहीं पर रुक जाओ, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। रोशन झूठ बोल देता है क्योंकि उसे यहाँ उसकी सासू माँ की करतूतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। चलो दामाद जी को भी सस्ते में निपटा दिया। आशा देवी तो ऐसा हमेशा ही करती थी। उसके लिए ये चीज़ कोई नई नहीं थी। जब वो किसी दूसरे के घर जाती थी तो अच्छे अच्छे और महंगे महंगे पकवान खाया करती, और जब कोई उसके घर आता तो वो उनको सस्ते में ही निपटा देती। इसके महीने बाद मुबारक हो, घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। शुक्रिया शुक्रिया, एकदम परी लग रही है मेरी नातिन। अब कविता की लड़की हो गई थी। उसे उम्मीद थी कि शायद अब तो उसके ससुराल वाले और मायके वाले थोड़े बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी बेटी पैदा हुई है और किसी को कोई खुशी नहीं है। मेरी माँ को कॉल करो तो कहती हैं बिजी हूँ। मुझे सब पता है वो ऐसा क्यों करती हैं, ताकि उन्हें मुझे कुछ देना ना पड़ जाए। और इधर मेरे ससुराल वाले हैं जिन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। लेकिन मैं भी अपनी बेटी की परवरिश सही से करूँगी, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। कविता के ससुराल वाले उसे उसकी बच्ची के लिए सामान तो लाकर दे रहे थे, लेकिन बहुत ही कम, जिससे कविता को अपनी बच्ची का ध्यान रखने में बहुत परेशानी हो रही थी। इसलिए वो अपने कुछ जेवर बेच देती है। इसी से अब खर्चा चलाऊंगी। बेचारी कविता ऐसे ही अपनी बेटी का ध्यान रखती रहती है। और तभी एक दिन जब उसकी बच्ची 1.5 साल की हो जाती है। कविता बहुत हो गया, तुझे और सहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तेरे लिए अपने बॉस से बात कर ली है, बस तू परसों काम पर आ जा। ठीक है, मुझे काम तो करना ही होगा क्योंकि अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे। जिसको जो कहना है कहने दे। वो तेरे को कुछ दे नहीं रहा है तो फिर तुझे उनके बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है। हाँ सही कहा। अब कविता काम पर जाने लगती है। एक दिन, बाय रोहन, थैंक यू सो मच फॉर द लिफ्ट। कोई बात नहीं कविता, अच्छा बाय। अब ये कविता की सासू माँ देख लेती हैं। अजी देखो तो। रुको कविता, कौन था वो लड़का? बहू तुम हमारा नाम डुबाने की कोशिश कर रही हो। पापा जी, वो मेरे भाई जैसा है। चुप कर, झूठी कहीं की। तू हमसे लड़कर जॉब करने क्यों जाती है, ये हम सबको पता है। आज तो हमने आंखों से देख भी लिया। आज ऑफिस में बहुत काम था, आते वक्त रात होने वाली थी, बस इसीलिए उसने मुझे घर छोड़ दिया। इस पे क्या गलत किया बताइए तो? आप लोगों को मेरा हर काम गलत क्यों लगता है? जुबान भी देखो कैसे चलने लगी है इसकी। सच में कविता तुम कितना बदल गई हो। बहू ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। और जो आप लोग मेरे साथ रोज करते हैं, क्या वो शोभा देता है? अरे आप लोग तो मेरी बच्ची को भी नहीं देख सकते। बेचारी को मुझे पड़ोसी के घर में छोड़कर जाना पड़ता है। सासू माँ, आप भी तो माँ हैं, क्या आपको मुझ पर तरस नहीं आता? और आप रमेश जी, क्या आपने कभी एक पिता होने का फर्ज सही से निभाया? जब भी मेरी और मेरी बच्ची की बात आई तब आप सभी ने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा। क्या ये सब आपके परिवार वालों को शोभा देता है? बहू, माँ जी, आप तो बस कह देती हैं कि मैं ऑफिस ना जाऊं, लेकिन आपको पता है मेरे ऑफिस जाने के बाद से ही मैं अपनी बच्ची की जिम्मेदारी ले पा रही हूँ। क्या आप हमारी जिम्मेदारियां ले सकती हैं? रमेश जी, अगर आपको हम इतने ही बेकार लगते हैं तो आप हमें डिवोर्स दे दीजिए। कविता पहली बार इतना गुस्सा हुई थी और गुस्से में उसने बहुत सारी सही बातें बोल दी थी, जिससे रमेश को उसकी गलती का एहसास होता है। दीप्ति, जैसा तूने मुझे सिखाया था ना, वो तलाक वाली बात, वो सब मैंने बोल दिया। कहीं मैंने गलत तो नहीं किया ना? कुछ गलत नहीं किया तूने। वो तुझसे अगर डिवोर्स मांगेगा भी ना तो तू इतनी आसानी से देगी नहीं। बस तू इन लोगों को इनकी चाल से ही जीत। थोड़ी देर बाद, कविता मुझे माफ़ कर दो,
मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हाँ बहू, माफ़ कर दो। हम दोनों को माफ़ करते बहू। इस तरह कविता के ससुराल वाले आखिरकार सुधर ही जाते हैं। वहीं कुछ ही दिनों बाद कविता की माँ अचानक से बाथरूम में गिर जाती है, जिसके कारण उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोला जाता है। चिंता मत करिए माँ, मैं आपके पास आती हूँ। कविता उन दिनों अपनी माँ की खूब सेवा करती है और इस तरह कविता की माँ का भी दिल बदल जाता है। ऐसे सब कुछ ठीक हो जाता है और कविता खुशी खुशी अपने परिवार वालों के साथ रहने लगती है। रेखा बहू, प्रिया बहू, कहाँ हो दोनों की दोनों? यहाँ भूख से सबके पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे जल्दी खाना लगाओ भाई। बस अभी ला रहे हैं माँ जी। अरे प्रिया, जल्दी जल्दी हाथ चला, जल्दी से रायता बना। बस बन गया दीदी, आप तब तक बाकी का खाना टेबल पर सर्व करो, मैं रायता अभी लेकर आती हूँ। रेखा टेबल पर खाना सर्व करती है, तब तक प्रिया भी रायता लेकर आ जाती है। अरे वाह वाह बहू, गाजर का रायता, आज तो खाना खाने में मज़ा आ जाएगा। और ऊपर से ये दम आलू की सब्जी, आह। सिर्फ दम आलू नहीं पापा जी, ये देखिए मैंने स्पेशली आपके लिए मसाला भिंडी भी बनाई है, खाइए खाइए। ये सब क्या बना दिया तुमने? हाँ, आज मेरा इनमें से कुछ भी खाने का मन नहीं था। मैंने कल रात को कहा था ना कि मेरा आलू गोभी खाने का बहुत मन कर रहा है, तो तुम दोनों ने आज आलू गोभी क्यों नहीं बनाई? और ये रायता गाजर का क्यों बनाया? मुझे तो आज पालक का रायता खाना था। अरे खाना बनाने से पहले कम से कम एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था। आजकल की बहुओं को तो सब काम बिना पूछे करने की आदत हो गई है। अरे कोई बात नहीं जानकी, अब बहू ने खाना बना दिया है तो खा लेते हैं। हाँ माँ जी, वो हम दोनों आज आलू गोभी ही बनाने वाले थे, लेकिन आज सब्जी वाला आलू गोभी लेकर आया ही नहीं, इसलिए हमने दम आलू और भिंडी बना दिया। अरे बस करो तुम दोनों, रहने दो। वैसे तो तुम दोनों हर चीज़ बड़ी जल्दी से ऑनलाइन मंगा लेती हो। कभी फ्रूट ऑनलाइन आते हैं, कभी सब्जी। तो मेरी गोभी ऑनलाइन नहीं आ सकती थी क्या? लेकिन माँ जी, जब आपने रात को कहा था कि आपको गोभी खाने का मन है, तो फिर आपने थोड़ी देर बाद ये भी तो कहा था कि गोभी से आपको एसिडिटी हो जाती है, तो गोभी मत बनाना। अच्छा, तो अब तू मेरी बातों में मेरी गलतियाँ ढूंढेगी? खाना बनाने से पहले एक बार पूछा नहीं गया कि माँ जी आपको क्या खाना है? मुझसे बिना पूछे बना दिया ये खाना। अरे नहीं खाना मुझे ये खाना। लेकिन माँ जी। अरे लेकिन वैकिन कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। आप मेरे साथ चलेंगे या? चलता हूँ जानकी जी, चलता हूँ। वैसे भी तुम्हारे बिना मैं कुछ थोड़ी ना खा सकता हूँ। अरे मेरी जान की भूखी रहे और मैं खाना खा लूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। और तुम दोनों? हम भी जा रहे हैं माँ, जा रहे हैं। रेखा, अब से माँ से पूछ कर ही खाना बनाओ ना। चलो पवन, हम वॉक पर चलते हैं। अरे कौन सी वॉक भैया, कुछ खाया तो है नहीं, तो वॉक किस लिए करेंगे? अरे तो क्या हो गया, समझ लेंगे आज हमारा व्रत है। और तुम दोनों भी चलो हमारे साथ वॉक पर। अब आप दोनों सो जाइए मम्मी पापा। हाँ चलिए चलते हैं। इसी बहाने बाहर कुछ खा कर तो आएंगे, वरना इनके खौफ से तो घर में कोई खाना ही नहीं खाएगा। क्या क्या कहा तूने? कुछ कहा ना तूने अभी? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा माँ जी। चलिए ना, वॉक पर जाना है ना। बेटा तुम बोलो तो मैं भी चलूँ क्या तुम्हारे साथ वॉक पर? भेजूं क्या आपको वॉक पर अभी है? और तुम दोनों ऐसे कैसे वॉक पर जा रही हो? वॉक पर जाने से पहले एक बार पूछा क्या मुझसे? अब इसके लिए भी पूछना पड़ेगा क्या? क्या बोली? कुछ भी तो नहीं। कोई नहीं जाएगा वॉक पर। बहुत रात हो गई है, चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाओ। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि जानकी देवी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उससे बिना पूछे उसकी बहुएं कोई भी काम करें। लेकिन भला ये भी कोई कब तक सह सकता है? अब बहू और सास का रिश्ता ऐसा है कि बहुएं सास से कुछ कह भी नहीं सकती। तो चलिए देखते हैं कि दोनों बहुएं अपनी सास की इस आदत से छुटकारा पाने के लिए क्या तरकीबें अपनाती है। अगले दिन इस समय छत पर क्या कर रही थी तुम दोनों? हैं? जो आप उतर कर आ रही हो? हम तो कपड़े धो रहे थे माँ जी, आज सैटरडे है ना, तो हम दोनों तो हर सैटरडे को कपड़े धोते हैं। क्यों, कुछ हुआ क्या? होना क्या है? जब कपड़े धोने जा रही थी तो मुझसे एक बार पूछा क्यों नहीं? हैं? मैं सब अच्छी तरह जानती हूँ, कहीं माँ जी और ज़्यादा कपड़े धोने को ना दे दे, इसलिए उनसे पूछो ही मत। घर में कुछ भी काम होता है उसके बारे में तो मुझे कभी कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन माँ जी, हमने घर के सारे गंदे कपड़े धो तो दिए, आपको कुछ और भी धुलवाना था क्या? मुझे कुछ और धुलवाना था या नहीं धुलवाना था, इस बात का इससे कोई मतलब नहीं है। आज से घर में जो भी काम होगा तुम हर काम मुझसे पूछ कर करोगी। पता नहीं तुम दोनों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती।
अब जाओ, जाकर घर के सारे पर्दे धो दो। क्या? लेकिन अभी पिछले हफ्ते ही तो घर के सारे पर्दे धोए थे हमने। तो क्या आज हाथों में मेहंदी लग गई है? हैं? जाओ जाकर पर्दे धो दो। दोनों की दोनों परेशान होकर छत पर सारे पर्दे धोने चली जाती हैं। दीदी, अब ना ये माँ जी का रोज रोज का हो गया है। अरे हद हो गई है यार। अब क्या घर के छोटे मोटे काम भी माँ जी से पूछ कर करेंगे? कभी अपनी पसंद का कुछ बना लो तो मुझसे पूछ कर क्यों नहीं बनाया? मार्केट से कुछ ले आओ, ये लेने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था, वापस देकर आओ। मुझे तो लगता है थोड़े दिन बाद हमें सांस लेने के लिए भी ना इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। सच में यार, माँ जी की इस आदत से तो मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ। लेकिन समझ में नहीं आता इनकी ये आदत सुधरेगी कैसे। इन्होंने तो हम दोनों को परेशान करके रख दिया है। आज तक माँ जी ने हमें बहुत परेशान किया है, अब बारी हमारी है। क्या मतलब? अभी बताती हूँ, ज़रा अपने कान तो पास लेकर आओ। न जाने प्रिया रेखा के कान में ऐसी क्या खुसुर पुसुर करती है कि रेखा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। ये तो बड़ा ही जोरदार आइडिया है। लगता है कि माँ जी पर काम कर ही जाएगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। दोनों पर्दे धोकर नीचे आती है। माँ जी कहाँ चली गई आप? अरे क्या हो गया? यहीं पर तो हूँ, बोल क्या हुआ? ये देखो ना माँ जी, ये रेड कलर की नेल पेंट है और ये पिंक कलर की नेल पेंट। आप बताओ इनमें से कौन सी नेल पेंट लगाऊं? हैं? अब नेल पेंट लगाने के लिए मैं क्या बताऊं? जो तुझे ठीक लग रही है लगा ले। नहीं माँ जी, आज से ना मैंने डिसाइड कर लिया है कि आपसे पूछे बिना मैं कोई भी काम नहीं करूँगी। आखिर आप मेरी सासू माँ हो, आपसे पूछे बिना कोई काम करना अच्छा नहीं लगता। हाँ माँ जी, प्रिया बिल्कुल ठीक कह रही है। आज से मैं भी सब काम आपसे पूछ कर ही करूँगी। माँ जी, अभी हम दोनों कपड़े धोकर आए ना, तो मेरा नहाने का मन कर रहा है। मैं जाकर नहा लूँ क्या? हैं? नहा ले? नहाने के लिए मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है? अरे ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है माँ जी? बिल्कुल है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आज मैं साबुन से नहाऊँ या फिर बॉडी वॉश से नहा लूँ? आप जिससे भी नहाने को बोलेंगे ना, मैं उसी से नहाऊँगी। अरे घर में जो भी है उससे नहा ले, इसमें मैं क्या बताऊं? साबुन से नहा ले, बॉडी वॉश से नहा ले, तेरा जो मन करे। नहीं 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 माँ जी, प्लीज़ बताइए ना। हम दोनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आपसे बिना पूछे कुछ भी करना। और हाँ, ये भी बताना कि आज मैं सर धोऊँ या फिर मैं कल धोऊँ। हाँ माँ जी, और मुझे जल्दी से बताइए ना मैं कौन से नेल पेंट लगाऊँ। हे भगवान, ये दोनों यहाँ पर आकर क्या बोल रही हैं? यहाँ से निकल लेती हूँ, वरना पता नहीं दोनों क्या क्या पूछेंगी। अरे कहाँ जा रही हो माँ जी, बताकर तो जाओ। अरे तू साबुन से नहा ले और तू ना गुलाबी नेल पेंट लगा ले। मुझे आराम करने जाना है, सोने दो मुझे। जानकी उन दोनों से परेशान होकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद, दीदी अब हमें शाम का खाना बनाना है, तो माँ जी से तो पूछना पड़ेगा ना। चलो पूछने चलते हैं। अरे लेकिन माँ जी तो सो रही है ना। इसीलिए तो अभी पूछने चलते हैं, पूछने के बाद तो आराम से बता ही देंगी। हाँ चल। दोनों जानकी के कमरे में जाती हैं, जहाँ पर जानकी खर्राटे लेकर सो रही थी। माँ जी उठिए ना, उठिए माँ जी। ये बताइए आज खाने में क्या खाना है? अरे माँ जी उठिए ना, कब तक सोती रहेंगी? बताइए ना खाने में क्या बनाना है आज। उन दोनों की तेज आवाज़ सुनकर जानकी एकदम से हड़बड़ा कर उठ जाती है। क्या हो गया? क्या हो गया? तुम दोनों को क्या हो गया? हमें भला क्या हो सकता है माँ जी? जिनकी सास आप जैसी हो, उन बहुओं को कभी कुछ हो सकता है क्या? क्या मतलब? इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छी हो ना, तो हमें क्या होगा। अच्छा आप बताइए आज रात को खाने में क्या बनाना है? क्या तुम दोनों ने मुझे इसलिए उठाया कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि आज रात को खाने में क्या बनाना है? हाँ माँ जी, यही तो खाना बनाने का टाइम है, इसलिए आपसे पूछना तो पड़ेगा ना कि आज आपको खाने का क्या मन है। तो हम रात को ना खाने में वही बनाएंगे। बताइए बताइए ना माँ जी। जो भी सब्जी रखी है घर में वो बना लो, साथ में रोटी दाल चावल बना लो। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, एग्जैक्टली बताइए माँ जी कौन सी सब्जी। और दाल भी कौन सी वाली बनानी है? हैं? सब्जी भिंडी की बना लेना और दाल मसूर की बना लो। मसूर काली वाली या लाल वाली? काली या लाल? अरे काली वाली बना लो और भिंडी सूखी भुजिया। हाँ ठीक है माँ जी, ठीक है। अब आप ना दोबारा से सो जाइए। चलो दीदी खाना बनाते हैं।
दोनों बहुएं आराम से जानकी के कमरे से चली जाती हैं, लेकिन जानकी को ये समझ में नहीं आता कि उसके साथ अभी नींद में ये हुआ क्या। अगले दिन सुबह सुबह, माँ जी जल्दी उठिए, उठिए ना। हैं? कौन है? चोर चोर चोर! चोर नहीं माँ जी, हम दोनों हैं। लेकिन तुम दोनों इतने सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रही हो? इतनी सुबह कहाँ माँ जी, सुबह के 5 बज रहे हैं। हम दोनों तो रोज़ सुबह 5 बजे ही उठते हैं। अच्छा, हम ये पूछने आए थे कि हम पहले नाश्ते की तैयारी करें या घर की सफाई करें? हाँ माँ जी, और ये भी बताना कि पोछा लगाते हुए जो फ्लोर क्लीनर यूज़ करना है वो लेमन वाला यूज़ करना है या लेवेंडर वाला? हैं? लेवेंडर लेमन नाश्ता? हाँ हाँ माँ जी, लेवेंडर या लेमन। और नाश्ते में क्या? हे भगवान, ये दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ गई। लगता है मैंने ही कुछ ज़्यादा कह दिया कि हर काम मुझसे पूछ कर लिया करो। ऐसे तो ये दोनों मेरा जीना दुश्वार कर देंगी। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। बोलिए ना माँ जी, आप मन मन में क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं सोच रही। मैं तो बस ये कह रही थी कि मेरी दोनों बहुएं बहुत समझदार है। तुम दोनों को जो ठीक लगे वो बना लो। और हाँ, अब से तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों जो करती हो बिल्कुल ठीक करती हो, हैं? अब से घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, जो तुम्हारा मन करे वो तुम करो। लेकिन माँ जी। नहीं बेटा, कोई लेकिन वेकिन नहीं, कोई लेकिन वेकिन नहीं। जाओ 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 आप। अपनी बहुओं से परेशान होकर आखिरकार जानकी को सुधरना ही पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं आजकल की बहुओं से ऐसी नखरेली सासू माँ को पंगा लेना जरा महंगा पड़ता है। वृद्धि, जो कि एक बड़ी कंपनी में सेक्रेटरी का काम करती थी, उसे अपनी जॉब और खूबसूरती पर बहुत घमंड था। रीमा का पति से बिल्कुल नहीं पटता था। क्या है यार, बाहर का काम भी मैं करूं और घर का भी, मुझसे नहीं होता है ये। देख लो, या तो काम करना सीख लो या भूखे सोना। अरे देखो रिद्धि, माना तुम नौकरी करना चाहती थी और कर भी रही हो, मैंने कभी मना नहीं किया। हाँ, तो मतलब कोई एहसान नहीं किया है। पढ़ी लिखी हूँ, मैं काम करती हूँ क्योंकि मैं घर में बैठने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ, समझे? मुझसे लड़ाई मत करो, चुप हो जाओ बस। पता नहीं इसे क्या हो गया है, क्यों ये किसी की बात नहीं सुनती। काश कोई नॉर्मल लड़की से ही शादी हो जाती जो कम से कम मीठे बोल तो बोलती, घर का काम ना ही सारा करती, लेकिन यूं कमाने का घमंड तो ना होता। तभी वहां सास आ जाती है। बेटा चल खाना खा ले। वैसे मैं क्या बोल रही थी कि तुम दोनों कल माला के स्कूल चले जाना, माँ बाप को बुलाया है। कल कोई कार्यक्रम है और तुम्हारी बेटी माला ने पार्टिसिपेट किया है। देखिए माँ जी, कल बहुत टाइम के बाद वो ब्यूटिशियन का अपॉइंटमेंट मिला है, वो मैं नहीं छोड़ सकती। माँ वैसे तो मेरी भी ग्रोथ मीटिंग है, पर मैं चला जाऊंगा। अगले रोज माला के स्कूल अकेले पिता पहुंचता है, जहां बेटी कहती है, पापा, माँ आज भी नहीं आई, पक्का कोई खास जरूरी काम होगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं तो हूं ना तेरा हीरो। दोनों बाप बेटी खूब बात करते हैं। तो वहीं रिद्धि पार्लर में एक महिला से लड़ पड़ती है। आप कैसे इन्हें पहले वक्त दे सकती हैं, हाँ? जबकि मिलने का समय आपका मेरे साथ तय था। यस रिद्धि, बट इनके हस्बैंड ने स्पेशली इनके लिए रिक्वेस्ट की थी, तो मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ा। रिद्धि को समझ में नहीं आता कि आखिर कौन सा ऐसा हस्बैंड है जो बीवी को सजाने लाया है। खैर, रिद्धि के ऑफिस में पार्टी होती है और वो सच धज कर ऑफिस जाती है, जहां बॉस की बीवी को देखकर, हे भगवान, कैसी सी लग रही है, और बॉस को देखो कैसे पागल की तरह उसके साथ घूम रहा है। अरे बॉस अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ से उनके लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं। वैसे ये तो फैमिली पार्टी थी, तू भाई साहब और बच्चे को क्यों नहीं लाई? ओह नो, वो तो बर्डन है, घर में झेल लेती हूँ, इतना ही काफी है। बस लुक एट मी, कहाँ से मैरिड लग रही हूँ। इसीलिए तो साथ में नहीं लाती हूँ उन लोगों को। वैसे बॉस कितने हैंडसम लग रहा है, और उनकी बीवी मोटी सी, चेहरे पर देखो तो कैसी झुर्रियाँ पड़ी है। बॉस की बीवी रिद्धि की बात सुन लेती है और घर आकर गुमसुम सी हो जाती है। अरे क्या हो गया? मैंने सुना वो लड़की क्या बोल रही थी, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। याद करो जब हमारी शादी हुई थी, कैसे सब कहते थे कि मैं कितना लकी हूं कि तुमने मुझसे शादी की।
दरअसल रिद्धि के बॉस की बीवी सुमन ने शादी के बाद से ही अपने करियर के साथ घर और बच्चों को वक्त सौंप दिया, खुद पर ध्यान ही नहीं रख पाई। लेकिन अगले दिन भी सुमन ठीक नहीं होती। सुमन, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, हम आज डॉक्टर के पास चलेंगे। आखिर एक छोटी सी बात पर तुम पूरी रात सो क्यों नहीं पाई? नहीं, ये छोटी बात नहीं है जी, मैं आपके लायक नहीं हूँ। लेकिन ये घर, मेरे बच्चे और अपना करियर तुमने ऐसा बनाया है कि तुम्हारे लुक्स मायने ही नहीं रखते। सुमन, तुम बहुत सुंदर हो, बस ध्यान नहीं देती हो। चलो मैं तुम्हें किसी मनोचिकित्सक के पास ले चलता हूँ। वहीं रिद्धि के घर पर। रिद्धि, आज माला की परीक्षा है। अच्छा, किस चीज की परीक्षा है? देखो कैसी माँ हो, तुम्हें यह भी नहीं पता। यार रिद्धि, मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए थी। अभी मेरे बॉस की बीवी को देख लो, उसे देखकर समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी शादी कितनी अच्छी लड़की से हुई है। क्यों, ऐसा क्या है? वो भी बच्चे नहीं देखती, ना ही घर का काम करती है, सारा दिन घर से बाहर रहती है और सास बेचारी घर संभालती है क्या? रिद्धि को समझ में नहीं आता कि अच्छी बीवी होने की ये परिभाषा कब से हो गई। तुम पागल हो, ये सब तो फिजूल है। मैं सुंदरता की बात कर रही हूँ, कमाने की बात कर रही हूँ। देखो मेरे कितने कॉन्टेक्ट्स हैं सोसाइटी में। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। जरा मेरा खाना ला दो कमरे में, बहुत थक गई हूं मैं। पति कुछ नहीं बोलता और बीवी के लिए खाना लेने चला जाता है। काश मैं बॉस की बीवी होती, कितना पैसा है, कितना हैंडसम है। इनको इतनी अच्छी बीवी मिली है, लेकिन कहते हैं ना, घी बंदरों को पचता नहीं है। उधर रिद्धि का बॉस बीवी के साथ रहता है, उसे घुमाने ले जाता है, शॉपिंग कराता है। आप ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हैं? 2 दिनों से मेरी भी छुट्टी करा रखी है। अरे ऑफिस जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। नहीं, मेरी बीवी 2 दिन और मेरे साथ रहेगी। वहीं ऑफिस में रिद्धि। अरे यार, ये बॉस क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हारी वजह से। क्यों, मैंने क्या कर दिया? उस दिन तुमने बॉस की बीवी के बारे में जो बोला वो उन्होंने सुन लिया, जिसके बाद से ही वो डिप्रेशन में आ गई। बॉस घर पर रहकर उनकी सेवा कर रहे हैं। वाह यार, क्या बात है। बीवी की शक्ल देख लो तो जंगली बिल्ली लगती है, और बॉस इतनी केयर करे। हद है यार, किस्मत हो तो ऐसी। देख यार, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुझे अपने पति के साथ बॉस के घर जाकर उनकी वाइफ से माफी मांगनी चाहिए। नहीं तो जिस नौकरी के बल पर तू उछल रही है ना, वो नौकरी तो तेरे हाथ से जाने ही वाली है। रिद्धि डर जाती है। घर आकर पति को सारी बात बताकर रोने लगती है। तुम्हें किसी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अरे फिर से यार, तुम्हें समझ में नहीं आता क्यों तुम्हें अपनी ही बीवी खराब लगती है। अगले दिन दोनों बॉस के घर जाते हैं। रिद्धि, तुम क्या हुआ, यहाँ क्यों आई हो? लेकिन तभी बॉस की नजर रिद्धि के पति पर पड़ती है। अरे आइए बैठिए। सुमन देखो, रिद्धि अपने हस्बैंड के साथ आई है। सुमन सामने आती है, बिल्कुल फ्रेश और खुश। नमस्ते। फिर वो रिद्धि के पति को कहती है, आप बहुत लकी हैं कि आपकी बीवी ने शादी के बाद भी खुद को इतना फिट और मेंटेन रखा है। हमारे मियाँ जी को देखिए, कैसी बीवी मिली है। मैम, आई एम सॉरी, मैंने गलती से वो उस दिन। तभी बॉस बोल पड़ते हैं। देखो रिद्धि, मेरे लिए मेरी बीवी से बढ़कर कोई नहीं है। ये एक बड़ी कंपनी के डायरेक्टर है, लेकिन फिर भी कभी उसका घमंड नहीं किया। मेरे बच्चे आज स्कूल में टॉप करते हैं। मुझे पता भी नहीं कि वो किस क्लास में है, कब पेपर होते हैं और स्कूल की फीस कब चली जाती है। तभी बॉस रिद्धि को अपनी शादी की फोटो दिखाता है। ये मेरी शादी की फोटो है। मैं कैसा पतला सा होता था, और सुमन सुंदर परियों जैसे। लेकिन इसने अपना पूरा जीवन मेरे और बच्चों पर लगा दिया। आज इसने खुद की केयर को बाद में रखा, लेकिन मेरे खान पान का पूरा ख्याल रखती है, जिससे मैं आज अच्छा लगता हूँ। मेरे लिए ये मेरा पारस का पत्थर है। उम्मीद है कि तुम्हें अब ये समझ में आ गया होगा कि हम दोनों में से लकी कौन है। रिद्धि की आंख से आंसू निकल रहे थे। वो समझ रही थी कि उससे क्या गलती हो रही है।